Hi guys, welcome to our YouTube channel. So here is part second of chapter 5th of biology of class 9th. Chapter is the fundamental unit of life, cell. So let's begin. सो गाइज़ अब हम देखते हैं कि हम इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। मेनली हम इसमें सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन क्या होता है और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेल के लिए, क्योंकि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। तो सेल ऑर्गेनलीज का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, वो हम इसमें देखेंगे। कुछ सेल ऑर्गेनलीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, लाइक न्यूक्लियस, और कुछ हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। अब हम ये टॉपिक्स सारे कवर करेंगे आगे थोड़े ब्रीफ में। सो लेट्स सी। सो गाइज अब हम देखते हैं कि व्हाट आर सेल ऑर्गेनलीज। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सेल कवर होती है किसी पार्टिकुलर मेम्ब्रेन से। एनिमल सेल में वो मेम्ब्रेन होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में वो सेल वॉल होती है। क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो आउटर मोस्ट लेयर हमारी सेल वॉल हुई। तो कुछ ना कुछ अंदर का जो कंटेंट होता है सेल का वो बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेटेड रहता है बाय दीज मेम्ब्रेन्स। सेल को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। सेल नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट इट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सेल बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है कि वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन रख सके। ये जो इतने सारे फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म्ड होते हैं बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज। हर एक सेल ऑर्गेनली कवर्ड होती है बाय ए पार्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये कवर्ड मेम्ब्रेन्स वाले जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो अनकवर्ड होती हैं बाय एनी मेम्ब्रेन। जस्ट मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं हमारी यूकैरियोटिक सेल में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है सारे ऑर्गेनेली के: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। डिफरेंट फंक्शन सेल परफॉर्म करती है इन सेल ऑर्गेनलीज की वजह से। जैसे कि हर एक एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हमें मिलती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया। हम एनर्जी गेन करते हैं बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो अब हम इन सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफ में। सो गाइज अब हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस स्लाइड में स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनलीज इन सेल गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि प्लांट सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे एनिमल सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये इसलिए गिवन है कि आप देख के बता सकें, सिर्फ सेल को देख के बता सकें कि दोनों सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन का, प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है। आप सेल ऑर्गेनलीज के बेस से पता कर सकते हैं। लाइक कुछ ऑर्गेनलीज सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और कुछ ऑर्गेनलीज सिर्फ एनिमल सेल में। जैसे कि प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं जो सिर्फ मेनली प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। और आप आउटर मोस्ट शेप देख के बता कर सकते हैं कि इन दोनों की सेल की शेप आप देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। प्लांट सेल की रेक्टेंगुलर होती है और एनिमल सेल की डिस्टॉर्टेड होती है। मीन्स आइदर वो रेक्टेंगुलर और कोई भी फॉर्म हो सकती है, ओवल, कोई भी फॉर्म, लेकिन प्लांट सेल की फिक्स्ड रहती है, दैट इज़ रेक्टेंगुलर। एनिमल सेल की इसलिए फिक्स नहीं रहती क्योंकि एनिमल सेल बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो वो इसलिए फिक्स नहीं हो पाती। तो ये सेल स्ट्रक्चर आपको इसलिए दिया हुआ है जिससे आप देख के पता कर सकें कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल में होते हैं और कौन से नहीं। अब हम इन सेल ऑर्गेनलीज के बारे में आगे पढ़ते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज को हम ब्रीफ में देखते हैं कि सेल ऑर्गेनलीज के फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करते हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनली। So guys, let's see our first cell organelle, that is endoplasmic reticulum। कि endoplasmic reticulum होता क्या है, इसका structure and its function। So let's see। It is a large network of membrane bound tubes and sheets। मीन्स सेल के अंदर जो बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती है या फिर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि रफ क्यों है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को हमने स्मूथ क्यों कहा? ऐसे कौन से इनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो उसको रफ बनाता है और उसको स्मूथ बनाता है? सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो अपीयरेंस होता है वो रफ हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ रहता है, रफ नहीं हो पाता। राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स हेल्प करता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर में। सो इनडायरेक्टली वी कैन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करता है फैट, लिपिड्स, जो हमारे सेल फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं और जो लिपिड्स होते हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्प करते हैं। सो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एक और कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है। सो अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। सो नाउ लेट्स सी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके सरफेस पर राइबोसोम्स होता है। सो राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। सो उस प्रोटीन को डिफरेंट ऑर्गेनेल्स तक पहुंचाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करता है। इट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आइदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियस तक पहुंचाएगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। सो ऐसे ये ट्रांसपोर्ट कराता है डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के। ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटी होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हो सकती है। कुछ एनिमल्स की लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो रोल प्ले करता है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को और ड्रग्स को। मीन्स जो पॉइजन्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है वो उस टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। मीन्स एट अ लेवल वो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। सो ये था फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाइस अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले देखते हैं कि गोल्जी अपैरेटस के बारे में किसने डिस्क्राइब किया। सो गोल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। मीन्स कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने बोला कि कुछ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं in stalks which is known as cisterns. Means vesicles like structure arranged parallelly to each other in stalks called cisterns. इनके चारों तरफ membranes भी होती है। जो ये गोल्जी अपैरेटस है उनके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में कनेक्शन होता है। मीन्स जो भी मटेरियल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सीधा गोल्जी अपैरेटस के पास आता है। गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? उस मटेरियल को वो पैकेज्ड करता है। मीन्स जो भी फॉर्म होती है वो उसको मॉडिफाई करता है, पैकेज्ड करता है और उसको डिस्पैच करता है जहाँ पे भी जिस टारगेट के पास डिस्पैच करता है जहाँ पे उसकी नीड होती है। अगर किसी भी सेल ऑर्गेनेली को वो चीज़ चाहिए तो गोल्जी अपैरेटस उसको डिस्पैच्ड करेगा उसी सेल टारगेट के पास। इसका जो मेजरली फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्टोरेज होता है, मॉडिफिकेशन होता है मटेरियल का और पैकेजिंग होता है प्रोडक्ट का और वेसिकल फॉर्म में स्टोर करके रखता है। गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी गोल्जी अपैरेटस हेल्प करता है। और अगर कॉम्प्लेक्स शुगर्स मॉलिक्यूल्स बनाने हो सिंपल शुगर से तो वो भी गोल्जी अपैरेटस करता है। मीन गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी अपैरेटस। सो गाइज अब हम देखते हैं हमारे थर्ड सेल ऑर्गेनेली के बारे में दैट इज़ लाइसोसोम्स। कि लाइसोसोम्स होता क्या है? लाइसोसोम इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। मीन्स सेल के अंदर जितना भी वेस्ट होता है वो उसको बाहर डिस्पोज करता है। लाइक अगर कोई भी मटेरियल हमारे सेल के अंदर एंटर कर रहा है, फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, फूड या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनेली सेल के अंदर बर्स्ट हो जा रही है किसी भी डिसफंक्शन की वजह से, ये उसको डाइजेस्ट करके सेल के बाहर निकालता है। अब ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से ये
फॉरेन बैक्टीरिया को, मतलब फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है। लाइसोसोम्स के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक करता है ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। अब हमने बहुत बार सुना होगा कि व्हाट इज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इज ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अब ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सेल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से सेल डैमेज्ड हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, लाइसोसोम्स खुद बर्स्ट हो जाते हैं और जो उसके एंजाइम्स होते हैं वो खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेल के अंदर डिस्टर्बेंस आया तो सेल डैमेज्ड हो गई, और सेल डैमेज्ड होने के बाद में लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएंगे और उसके अंदर जो उसके एंजाइम रिलीज्ड होंगे वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स होते हैं वो बनते हैं बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is capable of forming lysosomes digestive enzyme. So this is all about lysosomes. Now guys, we will learn about our fourth cell organelle, that is mitochondria. Mitochondria is very important for our cell. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे सेल के अंदर, केमिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, उन सब के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। सो उस एनर्जी की फुलफिलमेंट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मेन जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए वो रिलीज्ड होती है बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एनर्जी करेंसी है, मतलब एटीपी जो है वो एक पैकेट है एनर्जी का। सो हम माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जनरेट करता है एटीपी, जिसकी हेल्प से हम कोई भी केमिकल एक्टिविटीज़ इजीली कर लेते हैं। जो हमारी बॉडी है वो स्टोर करती है एटीपी को, जिससे कि जब भी ज़रूरत हो किसी भी केमिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में, तो वहाँ से हम उस एटीपी को यूटिलाइज कर सकें। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इट मीन्स उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एंड इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड, मतलब इनर मेम्ब्रेन्स में काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं। इस फोल्ड्स की वजह से जो उसका सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सपोज़ करो आपके पास एक छोटी सी रस्सी है, छोटी रोप है, आप उसको स्ट्रेट करके पकड़ेंगे तो वो कितनी मतलब छोटी लगेगी। लेकिन आप उतनी ही जगह में अगर आप बहुत बड़ी रस्सी को फोल्ड करके लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रोप यूटिलाइज होगी। इट मीन्स जितनी मीन्स फोल्डेड वे में होगी उतना सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इट मीन्स वो एटीपी जनरेट ज़्यादा करेगा। सो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है मोर एटीपी जनरेशन में। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए प्रोटीन खुद बना सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का प्रोटीन है और डीएनए है। सो वो अपने लिए अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। So this is all about mitochondria. Now let's discuss about 5th cell organelle, that is plastids. Plastids सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। Plastids is present only in plant cell and absent in animal cell. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होती। प्लास्टिड्स के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। मीन्स जो कलर्ड प्लास्टिड्स मीन्स जिनके अंदर काफ़ी सारे कलर्स होंगे वो आएंगे हमारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर, एंड जो कलरलेस होंगे और जो सिर्फ वाइट कलर का होगा वो आएगा हमारा ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। नाउ प्लास्टिड्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है हम उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्लोरोप्लास्ट इज इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के अलावा काफ़ी कलर्स के पिगमेंट होते हैं, लाइक येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स एक्सेट्रा। नाउ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल्स को एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को। मेजरली ये स्टोरेज में काम आता है। नाउ प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर, प्लास्टिड्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। मींस दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एंड इनर, आउटर पोरस, इनर फोल्डेड। एंड इसमें भी प्लास्टिड्स में भी उसके खुद के डीएनए होता है एंड खुद का राइबोसोम्स होता है। मींस वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। नाउ प्लास्टिड्स के डबल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। मींस प्लास्टिड फिल्ड होती है बाय द मटेरियल दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड स्ट्रक्चर्स एंड इट टाइप्स एंड इट्स फंक्शन। Now we will discuss about our sixth cell organelle that is vacuoles। कि vacuoles क्या होते हैं? vacuoles एक स्टोरेज सैक्स होते हैं सेल के अंदर, जिसके अंदर हमारे दोनों सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। वैक्यूल स्मॉल साइज़ के भी होते हैं और लार्ज साइज़ के भी होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होता है और प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल में जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो ऑलमोस्ट 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मींस 50 to 90% जो प्लांट सेल के अंदर स्पेस है वो सिर्फ वैक्यूल से घिरा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप होता है। सेल सैप मींस उसके अंदर वो इंक्लूड करता है अमाइनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। मींस हार्डनेस, मींस सेल को थोड़ा प्रोटेक्शन में हेल्प करे, सेल थोड़ा हार्डनेस हो ये। नाउ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल मींस उसके अंदर वो फूड आइटम्स को कंटेन करता है। कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक वो एक्सपेल करते हैं एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। मींस जो भी सेल के अंदर वेस्ट होता है और एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सेल से उसको रिमूव करते हैं। मींस सेल से एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल सेल से वो रिमूव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल्स एंड इट्स फंक्शन। नाउ वी विल सी कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। मीन्स समरी हम देखते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 5 में हमने क्या क्या पढ़ा है। सो हमने पढ़ा है कि जो भी सेल्स फंक्शन करती है और जो सेल में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस वजह से होते हैं। वो स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन रहते हैं बाय द सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट्स मेम्ब्रेन्स। सेल का कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है जो उसकी मेम्ब्रेन से मेंटेन रहता है। सेल परफॉर्म करती है फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन और फॉर्म प्रोटीन्स। ये किसकी वजह से करती है? ये करती है बाय द हेल्प ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। एंड वी नो सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल हमारी फॉर्म होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। नाउ अगर किसी को भी किसी भी पार्ट में डाउट हो सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइडेड है। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप उससे भी पूछ सकते हैं। Thanks for watching our video. Please subscribe our channel and share our video.